हेलो बच्चों, वेलकम टू BMS नोखा। क्लास 12th की फिजिक्स के सिलेबस में 17 चैप्टर्स हैं जिन्हें अलग अलग 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे सिलेबस की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, एक्चुअली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। क्या होता है विद्युत चुंबकत्व? विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युतिकी व चुंबकत्व के सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व की दो उपशाखाएं होती है। पहली उपशाखा है स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी उपशाखा है गतिक विद्युतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही हम परिभाषा बना सकते हैं। स्थिर विद्युतिकी मतलब स्थिर आवेश का अध्ययन, गतिक विद्युतिकी मतलब गतिशील आवेश का अध्ययन। हमारे सिलेबस के पहले 4 चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, ये चारों चैप्टर स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार चैप्टर 5 विद्युत धारा, चैप्टर 6 विद्युत परिपथ, 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 8 चुंबकत्व, 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, 10 प्रत्यावर्ती धारा व 17 विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सभी चैप्टर्स हम गतिक विद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देखिए सिलेबस में है टोटल 17 चैप्टर्स और उन 17 चैप्टर्स में से 11 चैप्टर केवल विद्युत चुंबकत्व का पाठ है। इसका मतलब ये फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जो आने वाले 2 से 3 महीनों तक हमारे चलने वाली है। हम सब ये जानते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं कणों से मिलकर बनी होती हैं। कण अणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं वो है बच्चों प्रकृति के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ नेचर। क्या लिखा है हमने? प्रकृति में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं निम्न 3 कणों से मिलकर बनी होती है और वो 3 कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
इसी तरह से चलते हैं दूसरे मूलभूत कण पर, जो है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की गई गोल्डस्टीन के द्वारा। प्रोटॉन का जो आवेश होता है QP, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए ध्यान दीजिए, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर है। अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव है और प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तीसरा कण होता है बच्चों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन Qn इज इक्वल टू 0, मतलब न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहां एक बात और ध्यान देने लायक है कि जितना द्रव्यमान प्रोटॉन पर है, लगभग उतना ही द्रव्यमान न्यूट्रॉन पर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है, और इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है। ये जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं, वो नाभिक के भीतर पाए जाते हैं और इन दोनों को हम मिलाकर के न्यूक्लियॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हमने 11th केमिस्ट्री में यह पढ़ा है कि रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप व बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं वो वृत्ताकार होती है, लेकिन सोमरफेल्ड परमाणु प्रतिरूप के अनुसार ये कक्षाएं वृत्ताकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होती है। समझ आ गया है सबको? प्रकृति के मूल कण, फंडामेंटल्स पार्टिकल ऑफ नेचर। आपको क्या याद रखना है इस चैप्टर में, और 12th फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर्स में अपने ये चीज काम आएगी। आप ध्यान रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, हमें इन पर द्रव्यमान और इन पर आवेश, ये डिजिट्स आपको याद रखनी है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। सो व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें यह बताया कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल व विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यह आवेश का एक गुणधर्म है, और इस गुणधर्म के द्वारा हमने आवेश की परिभाषा बनाई है। देखिए ध्यान दीजिए, परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु समान गुण रखने वाली किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। यह कोई वस्तु है और इस वस्तु के पदार्थ में एक गुण है। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के पदार्थ में एक गुण है, और जो गुण इस वस्तु के पास है वैसा ही गुण रखने वाली एक दूसरी वस्तु और है। और यह गुण ऐसा है कि इस गुण के कारण
या तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, या ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु समान गुण रखने वाली किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। आवेश का एक गुणधर्म और है कि कोई आवेशित कण जब स्थिर होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा जब कोई आवेशित कण गति करता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस गुण के आधार पर आवेश की दूसरी परिभाषा किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है तथा उनका अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। वस्तु के पदार्थ में गुण है और उस गुण के कारण यदि वो वस्तु स्थिर है तो वह अपने चारों ओर एक विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और उस विद्युतीय प्रभाव को आगे इस चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र नाम से पुकारेंगे। इसी तरह से जब कोई आवेशित वस्तु गति करती है तो वह अपने चारों ओर विद्युतीय प्रभाव के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है, और इस चुंबकीय प्रभाव को हम चैप्टर नंबर 7 से पढ़ना शुरू करेंगे और उसे हम चुंबकीय क्षेत्र नाम देंगे। इसी तरह से जब कोई आवेशित वस्तु विद्युत क्षेत्र में लाई जाए और चुंबकीय क्षेत्र में लाई जाए, विद्युत क्षेत्र में स्थिर हो या विद्युत क्षेत्र में गतिशील हो, और जब कोई आवेशित वस्तु चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, तो इन सभी परिस्थितियों में उस आवेशित वस्तु पर बल कार्य करता है। बल कार्य करने का मतलब वो आवेशित वस्तु इन क्षेत्रों का, इन प्रभावों का क्या करती है? अनुभव करती है। ठीक है, तो वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु विद्युतीय प्रभाव विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, या विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में लाए जाने पर बल का अनुभव करती है, मतलब उन प्रभावों को क्या करती है? अनुभव करती है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। एक एक्सपेरिमेंट बचपन में हम सबने किया है। हमने स्केल ली है, स्केल को हमारे बालों से रब किया है, और रब करने के बाद में हम उस स्केल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए, तो हमने यह देखा कि कागज के वह छोटे टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से आवेश की एक तीसरी परिभाषा हमने बनाई है, और वह परिभाषा है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु हल्की व निरावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। हमने स्केल को बालों से रब किया तो स्केल क्या हो गई? आवेशित हो गई, और उस आवेशित स्केल को हम कागज के हल्के व निरावेशित टुकड़ों के पास लेके गए, तो उस आवेशित स्केल ने, उस आवेशित वस्तु आवेशित स्केल ने कागज के हल्के निरावेशित टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। क्यों? क्योंकि आवेशित वस्तु हल्की निरावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये हो गई है अपने आवेश की 3 परिभाषाएं। हमारा अगला टॉपिक है
विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश व ऋणावेश। लेकिन धनावेश व ऋणावेश के बारे में पढ़ने से पूर्व हम बात करते हैं उदासीन वस्तु किसे कहते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, तो हम जनरली एक परिभाषा देते हैं कि वह वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन वस्तु कहलाती है। और अभी हमने बात करी कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं किससे बनी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मतलब हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है और हर वस्तु में प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो उस वस्तु में ऋणावेश है, और प्रोटॉन है तो उस वस्तु में धनावेश है ना। तो हर वस्तु में ऋणावेश भी है, हर वस्तु में धनावेश भी है। तो फिर हमारी ये परिभाषा कि वह वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं होता उदासीन वस्तु कहलाती है, ये डेफिनेशन कुछ एप्रोप्रिएट नहीं होती। तो हम एक उदासीन वस्तु का कंसेप्ट समझते हैं और उस कंसेप्ट से हम एक उदासीन वस्तु की परिभाषा बनाते हैं। देखिए बेटा, हमें पता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से बनेगा उदासीन वस्तु। देखो, ये कोई वस्तु है और मान लो इस वस्तु के अंदर 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, वैसे न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन आवेश में योगदान नहीं है न्यूट्रॉन का, इसलिए हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि एक वस्तु है और लेट इमेजिन इस वस्तु में 5 है प्रोटॉन और 5 है इलेक्ट्रॉन। तो इस वस्तु पर आवेश कितना हुआ? देखो बेटा, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है +E, एक प्रोटॉन पर आवेश +E, और 5 प्रोटॉन है तो इसको 5 से गुणा कर दिया। ये हो गया बच्चों आपके प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -E, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इसको 5 से गुणा कर दिया। ये 5 प्रोटॉनों का आवेश, ये 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा उस वस्तु का कुल आवेश, और वस्तु का कुल आवेश Q कितना आ जाएगा? 5e - 5eq बराबर 0। यह है बच्चों उदासीन वस्तु, कि वह वस्तु जिसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो प्रोटॉन जितना धनावेश बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में उतना ही ऋणावेश बना लेते हैं। अब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। वह वस्तु जिसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं और वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 होता है, उदासीन वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो उदासीन वस्तु का हमको केवल एक कंसेप्ट पता रखना है कि उदासीन वस्तु वह वस्तु है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने उस वस्तु में प्रोटॉन है उतने ही उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉनों ने जितना धनावेश बनाया, इलेक्ट्रॉनों ने उतना ही ऋणावेश बना दिया। अब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो कुल आवेश का मान क्या हो गया? 0। अब हम पढ़ते हैं धनावेश। जब किसी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है
तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। देखिए, समझिए इस चीज को। जैसे हमने पढ़ा था कि ये एक उदासीन वस्तु है, और उदासीन वस्तु का अर्थ होता है कि उस वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस वस्तु में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो वह वस्तु न्यूट्रली चार्ज्ड बॉडी है, उदासीन वस्तु है। अगर इस वस्तु में से मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया बच्चों, तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और इस वस्तु पर आवेश कितना हो गया? Q बराबर, देखो बेटा, 5 प्रोटॉन है तो 5 प्रोटॉनों का 5e और 4 इलेक्ट्रॉनों का -4e। तो वस्तु पर आवेश आ गया Q बराबर +e। ठीक है, मतलब कोई उदासीन वस्तु है, और अगर हम उस उदासीन वस्तु में से हम कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो क्या होगा? उस वस्तु में प्रोटॉन तो जितने पहले थे उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में क्या हो गई? कम हो गई। तो इफेक्ट ज्यादा किसका हो गया? प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, तो प्रोटॉनों का इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। और प्रोटॉनों का इफेक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब किसी उदासीन वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकालने से क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाती है। ठीक है, अच्छा, धनावेशित वस्तु का कंसेप्ट आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि धनावेशित वस्तु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आती है। क्यों बेटा? जैसे मैंने इस वस्तु को धनावेशित किया, क्या किया? इस वस्तु में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो क्या हुआ? इस वस्तु के द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, है ना। मान लो मैंने एक वस्तु को धनावेशित किया, और धनावेशित करने के लिए मैंने 500 इलेक्ट्रॉन उस वस्तु में से बाहर निकाल लिए। अब उन 500 इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होगा वो उस वस्तु के द्रव्यमान में से क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में बहुत ही कम, अत्यल्प कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाले हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान में से कम हो जाएगा। ठीक है, तो धनावेशित वस्तु के बारे में सिर्फ ये 2 बातें आप याद रखें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में उन समस्त इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। आवेश का दूसरा प्रकार है ऋणावेश। जब किसी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। देखिए बेटा, ये क्या चीज है? ये एक उदासीन वस्तु है,
जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, तो कुल आवेश की मात्रा कितनी है? 0। धनावेशित करने के लिए मैंने क्या बताया था? इस वस्तु में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। ऋणावेशित करने के लिए इस वस्तु में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से डालने पड़ेंगे। मान लो मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से इस वस्तु में डालता हूं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से इधर डालूंगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और इस वस्तु पर आवेश कितना आ जाएगा? Q बराबर 5 प्रोटॉनों का 5e और 6 इलेक्ट्रॉनों का -6e। तो कुल आवेश Q कितना हो गया? -e। Q बराबर -e। कब आया ऋणावेश? कि जब वस्तु में हमने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाले तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में क्या हो गई? अधिक हो गई। प्रोटॉन तो पहले भी 5 थे, अब भी 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे। 1 इलेक्ट्रॉन डालने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। तो वस्तु पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, कि जब किसी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष, कि प्रोटॉन तो उतने ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट नेगेटिव होता है तो वह वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाती है। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या बन गया? कि जो ऋणावेशित वस्तु होती है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉनों की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। एक चीज और, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ वृद्धि हो जाती है। क्यों? ऋणावेशित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। मान लो मैंने एक वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब जो इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो उन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान में ऐड हो गया। ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस है, फिजिक्स नहीं है इसमें, है ना। धनावेशित करने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले। अब इलेक्ट्रॉन निकाले तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान में से रिड्यूस हो गया, और जब मैंने वस्तु को ऋणावेशित किया तो मैंने उसको कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए। वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाले तो जो इलेक्ट्रॉन डाले उन एक्सेस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो गया? ऐड हो गया। अब द्रव्यमान में ऐड हो गया तो द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। धनावेश का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऋणावेश का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और धनावेशित करने पर द्रव्यमान में कमी आएगी, ऋणावेशित करने पर द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। की पॉइंट्स। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, उदासीन वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो उदासीन वस्तुएं होती है उन पर कुल आवेश का मान 0 होता है, क्योंकि उस वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जितना धनावेश बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में उतना ही
ऋणावेश बना देते हैं और वस्तु पर कुल आवेश का मान शून्य हो जाता है। आवेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यह क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था आवेशन किसे कहते हैं। तो आवेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आवेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि। जैसे मैंने आवेश दो तरह के बताए थे आपको, धनावेश और ऋणावेश। और धनावेश में मैंने क्या बताया था, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऋणावेश का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब वस्तु को धनावेशित करने के लिए आपको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और ऋणावेशित करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, है ना। तो हमने वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकाले, हमने वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाले, मतलब हमने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, स्थानांतरण किया। तो आवेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बोर्ड एग्जाम में आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं इसकी तो तीन परिभाषाएं मैंने आपको पहले बताई है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था आवेशन किसे कहते हैं, मतलब आवेशित करना किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, तीसरा की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, किसी वस्तु को आवेशित करने में केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों को नाभिक से बाहर निकालना एक जटिल प्रक्रिया है। देखो ध्यान देना, मैंने ये बताया था कि ये उदासीन वस्तु है और इस वस्तु के अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में हैं तो वो वस्तु क्या है, उदासीन वस्तु है। अब हम इस वस्तु को धनावेशित करना चाहते हैं, तो धनावेशित करने के लिए मैंने क्या बताया, इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो और ऋणावेशित करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि जैसे मेरे को इस वस्तु को धनावेशित करना है तो मैं बाहर से इसके अंदर प्रोटॉन डाल दूं, कि मैंने एक प्रोटॉन डाल दिया और प्रोटॉन डाल दिया तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6, और 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई और प्रोटॉनों का इफेक्ट बढ़ गया, और प्रोटॉनों का इफेक्ट बढ़ गया तो वस्तु क्या हो गई, धनावेशित हो गई, है ना। या क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैंने इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दिया, है ना भाई, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक प्रोटॉन इसमें से निकाल दिया और एक प्रोटॉन निकाल दिया तो यहां प्रोटॉन कितने हो गए, 4, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। 4 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, है ना। मतलब किसी वस्तु को धनावेशित करने के लिए और ऋणावेशित करने के लिए क्या मैं प्रोटॉनों का स्थानांतरण कर सकता हूं क्या, कि अगर मेरे को धनावेशित करना है तो प्रोटॉन डाल दो और अगर मेरे को ऋणावेशित करना है तो प्रोटॉन निकाल दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। किसी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो स्थानांतरण किसका होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का। और कौन से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, उन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है जो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में होते हैं, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को निकालना सबसे आसान होता है। समझ रहे बात मेरी, मतलब किसी वस्तु को धनावेशित करना हो या किसी वस्तु को ऋणावेशित करना हो तो उस धनावेशित करने में, ऋणावेशित करने में जो चीज उत्तरदायी है, जो चीज रेस्पॉन्सिबल है, वो कौन है, वो केवल इलेक्ट्रॉन है। हम प्रोटॉनों को डाल करके या प्रोटॉनों को निकाल करके किसी भी वस्तु को धनावेशित और ऋणावेशित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों प्रोटॉन डाल नहीं सकते, क्यों प्रोटॉन निकाल नहीं सकते, क्या रीजन है इसके पीछे। देखो इसके पीछे रीजन है, अगर अपने को याद है तो 11th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था उसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति में
चार तरह के मूल बल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल। ठीक है, ये प्रकृति में चार तरह के मूल बल हैं। इनमें जो सबसे दुर्बल बल होता है वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इनमें जो सबसे प्रबल बल होता है वो कौन सा होता है? नाभिकीय बल। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो कहां पाए जाते हैं? नाभिक में, है ना। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिक के अंदर सर्वाधिक प्रबल नाभिकीय बल होता है। नाभिक के अंदर सर्वाधिक प्रबल नाभिकीय बल होता है और उस नाभिकीय बल के कारण हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं उस नाभिकीय बल के कारण हम प्रोटॉनों को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, हम प्रोटॉनों को डाल नहीं सकते हैं। हमें केवल स्थानांतरण किसका करना होगा? हमें स्थानांतरण करना होगा केवल इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, ये लाइन देखो यहां लिखी हुई है, क्योंकि प्रोटॉनों को नाभिक से बाहर निकालना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिकीय बल जो सर्वाधिक प्रबल आकर्षण बल होता है, उस सर्वाधिक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से ये जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और आवेशित करने का हम तरीका पढ़ेंगे आगे जाके इस पाठ में कि दो वस्तुओं को लेकर रगड़ो, और रगड़ने से यार इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, है ना। केवल रगड़ने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती कि नाभिक को तोड़ करके नाभिक के अंदर से प्रोटॉन बाहर आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी आपने देखा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है कि समान द्रव्यमान के दो धातु के गोलों A व B, ये दो धातु के गोले हैं A व B, दोनों का द्रव्यमान समान है। इसका द्रव्यमान भी स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान भी स्मॉल m। अब क्या किया जाए? आगे क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ये जो धातु का गोला A है इसको देवे प्लस Q आवेश, मतलब धनावेशित कर देवे, और ये जो दूसरा गोला B है इसको माइनस Q आवेश दे देवे, मतलब इसको ऋणावेशित कर देवे, तो इनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके द्रव्यमान में एक गोले को धनावेशित कर दिया, एक गोले को ऋणावेशित कर दिया, अब इनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा? देखो बेटा, अभी हमने सिंपल सी बात करी थी यार कि इसको धनावेशित करना है, पहले ये उदासीन था, अब इसको धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और ऋणावेशित करने के लिए क्या करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे, है ना। जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डालोगे उनका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका सीधा सा उत्तर लिख सकते हैं अपन कि गोले A के द्रव्यमान में कमी व गोले B के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया है ना। धनावेशित किया तो इलेक्ट्रॉन निकाले, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले 100, 200, 500, 1000 जितने भी इलेक्ट्रॉन निकाले
उसका द्रव्यमान इस वस्तु के द्रव्यमान में से क्या हो गया, कम हो गया, है ना। और ऋणावेशित करने के लिए हमने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से डाले। अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाले तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे उनका द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, वह गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें ये दे रखा है बच्चों कि समान द्रव्यमान के दो निरावेशित धातु के गोले ए व बी, ये दो धातु के गोले हैं ए व बी, निरावेशित हैं, है ना। समान द्रव्यमान, मास ऑफ ए इज m एंड मास ऑफ बी इज आल्सो m। तो इनके द्रव्यमानों का अगर मैं अनुपात निकालूं यहां पर, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी, m इज टू m, m से कट गया m तो 1 इज टू 1 आ गया। ठीक है, कि दोनों के द्रव्यमानों का, जब दोनों गोले निरावेशित थे तो दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना था, 1:1। अब क्या किया गया, गोले ए को धनावेशित कर दिया गया, प्लस क्यू आवेश दे दिया गया, और गोले बी को माइनस क्यू आवेश, ये जो गोला बी है इसे माइनस क्यू आवेश दे दिया गया। अब जब आवेशित कर दिया गया उसके पश्चात इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा। तो देखो बेटा, इसको धनावेशित किया तो द्रव्यमान घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। अब मान लो इसका द्रव्यमान m था, m से घटकर m डैश हो गया। जैसे पहले द्रव्यमान m था, अब m से थोड़ा कम हो गया तो m माइनस डेल्टा है। पहले m था, अब m से कुछ कम हो गया, m माइनस डेल्टा है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने इसमें डाल दिया, तो इसमें जितना द्रव्यमान कम हुआ उतना ही इसमें बढ़ गया, है ना। तो इसका द्रव्यमान mb से बढ़ के हो गया mb डैश। पहले m था, है ना, अब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें द्रव्यमान जितना कम हुआ उतना ही इसके अंदर बढ़ गया। अब इसका द्रव्यमान हो गया m प्लस डेल्टा। अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा, अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात होगा ma डैश अपॉन mb डैश। ठीक है, ऊपर m माइनस डेल्टा m और नीचे m प्लस डेल्टा m। और ये बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, ऊपर m से छोटी संख्या है, नीचे m से बड़ी संख्या है। ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। और ये तो बच्चा जानता है कि छोटे वाली संख्या में जब बड़ी वाली संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है, किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर 1 से छोटा आएगा, है ना। तो अब इनके द्रव्यमानों का अनुपात ma डैश अपॉन mb डैश इज लेस देन 1 आएगा। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग 95 में पूछा गया था।